तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में। ग्रैन्यूल्स इंडिया का स्टॉक जो है वो मंथली चार्ट अगर आप देख सकते हो, मैंने ये मंथली चार्ट खोल के रखा है और मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पर पूरे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर 704 के भाव के ऊपर स्टॉक चला गया है, 752 के ऊपर। तो यहाँ पर जो स्कार्फ ट्रेंड साइकिल इंडिकेटर है उसने हमें पहले ही सिग्नल दिया था। आप देख सकते हो 1 फरवरी 2026 में यहाँ पर स्कार्फ ट्रेंड साइकिल में यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन सिग्नल आया था और आरएसआई भी 60 के ऊपर उसने अच्छे तरीके से 60 के ऊपर सपोर्ट लेके आरएसआई भी मंथली चार्ट के ऊपर 60 के ऊपर यहाँ पर चला गया था। तो ये जो कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है। हाइकेनेशी कैंडल में भी नॉइज नहीं था, पूरी तरीके से ग्रीन और बड़े बड़े कैंडल्स थे, तो यहाँ पर ब्रेकआउट होना संभव था। तो हमने स्टॉक यहीं से खरीदी करना स्टार्ट कर दिया था। 566 के भाव पे हमने स्टॉक खरीदी किया था। अभी भाव चल रहा है कुछ 752 रुपये। कल भी स्टॉक फ्राइडे को जब मार्केट खुला था तब भी स्टॉक 1.27% की तेज़ी में था। हालांकि अभी इसके जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छी रही है कंपनी की। अगर आप देख सकते हो तो 22.81% की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ रही है, विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एनी स्टॉक। फिर वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, अगर सेल्स ग्रोथ 22% के पास आसपास आ रही है, 23% के आसपास आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ। इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 45% ईयर ऑन ईयर इसका जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ आया है। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ आया है। 152 करोड़ से सीधा 202 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट जंप दिखाया है। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कंपाउंडिंग मशीन रही है। 10 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 17% के CAGR से बढ़ी है और जो सेल्स ग्रोथ है वो 15% के CAGR से बढ़ी है। 5 साल और 3 साल इसके थोड़े से टफ गए हैं, लेकिन जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो CAGR है प्रॉफिट और सेल्स का, वो अभी अच्छा दिख रहा है। बाकी अगर फिर भी अगर इनके 5 साल में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR इसका काफ़ी अच्छे से मूव हुआ है। क्योंकि इस कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। कंपनी है एक सब्सिडरी है और ये इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग APIs, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, राइट। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो होते हैं, इंटरमीडिएट जो होते हैं, PFI उसको बोलते हैं, जो डोसेज होते हैं उसका यहाँ पर कंपनी काम करती है। फिनिश डोसेज में इनका 64% रेवेन्यू आता है, API से इनका 22% आता है और जो PFI है इससे इनका 14% का रेवेन्यू आता है। मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को फिनिश डोसेज से मिलता है। इनके जो कैपलेट्स है, टैबलेट्स है और जो भी वेल प्रेस फिट कैप्सूल्स है, बल्क ब्लिस्टर पैक है, बॉटल से, ये यहाँ पर रेवेन्यू से जनरेट होता है। सबसे ज़्यादा कंपनी ये बेचती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों मार्केट लीडरशिप। द कंपनी हैव अचीव्ड मार्केट लीडरशिप इन CNS एंड ADHD प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो उसका US का साइट है वहाँ पे उन्होंने मार्केट लीडरशिप पा के रखी है। रैंक्ड उनके जो प्रोडक्ट्स है वो सात प्रोडक्ट्स में से नंबर 1 उनके प्रोडक्ट्स है 7 कंपनियों में से, और 70% उनका GPI का रेवेन्यू आता है। नॉर्थ अमेरिका अगर आप देखोगे तो US से इनका रेवेन्यू ज़्यादा आता है, इंडिया से सिर्फ 5% आता है, यूरोप से 19% का आता है। तो कंपनी मेजरली US में काम करती है। कस्टमर बेस में मेजरली इनका UK US उस साइड से आता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फिर से इन्होंने इंस्टॉल की है। 6 इंडिया में और 7 इन्होंने बाहर की है, एक इन्होंने US में किया हुआ है। ज़बरदस्त इनका प्रोडक्शन है, ज़बरदस्त इनके यूनिट्स के प्रोडक्शन होते हैं। कैपेक्स भी इन्होंने अनाउंस किया था, 8 बिलियन डोसेस का इन्होंने कैपेसिटी का बढ़ाया है। ज़बरदस्त कैपेक्स इन्होंने 600 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था। R&D कैपेबिलिटीज़ भी है कंपनी के पास। IT सिक्योरिटी का थोड़ा इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, द इंसिडेंट हैड अ मेजर इफेक्ट ऑन द ऑपरेशन। कुछ इनका IT सिस्टम में खराबी आई होगी, कुछ रैंसमवेयर अटैक का यहाँ पर हुआ था। ओके, तो उसकी वजह से इनको दिक्कत आई थी ऑपरेशंस में। बाकी ऐसे ही मेजर कुछ इश्यूज कंपनी में अभी तक तो नहीं दिख रहे। मार्केट कैप है 18,000 करोड़ का। स्टॉक का पी अगर देखेंगे तो 31 का है और जो इंडस्ट्री का पी है वो भी 31 का ही है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि स्टॉक अभी ना ओवर वैल्यूड है ना स्टॉक अंडर वैल्यूड है।
डिविडेंड आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, 0.2% की डिविडेंड यील्ड है, लेकिन कंपनी जो है वो ग्रोथ फेज में है, तो फिलहाल डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी और एक बार ग्रोथ खत्म हो जाएगा तो कंपनी डिविडेंड देना आपको स्टार्ट कर देगी। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतने खास नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनी का आरओई और आरएसई ज़्यादातर ऐसा ही होता है। कंसर्निंग बात सिर्फ ये है कि प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 38% है, विच इज़ बिलो 50%, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो थोड़ी अगर और ज़्यादा होती तो अच्छा होता। बाकी ये एक अच्छी बात है कि प्लेज इन्होंने कुछ भी करके नहीं रखा है। अगर हम प्राइस की बात करें तो 5 साल पहले कंपनी का प्राइस हुआ करता था 315 रुपये, आज प्राइस हो रहा है ऑलमोस्ट 752 रुपये। 10 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का प्राइस हुआ करता था 129 रुपये, आज प्राइस चल रहा है 752 रुपये। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को अगर होल्ड आप करते हो तो आपको बड़ा पैसा मिलता है, लेकिन आपको उसमें कन्विक्शन होना चाहिए उस स्टॉक में, और एक कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। अगर आपने 2, 5, 10, 100 शेयर्स अगर लिए हैं किसी भी स्टॉक के और किसी भी कंपनी के, तो आपको आपका बड़ा पैसा नहीं बनेगा, आपका बड़ा आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के आपने 1000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिए, सपोज 5-10 हज़ार स्टॉक्स लिए हैं, तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो ये समझो कि बड़े क्वांटिटी में शेयर्स लेने हैं। आई नो कि रिस्क होती है, लेकिन 10, 15, 20, 100 शेयर्स क्वांटिटी के शेयर्स भी लेके भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। डिविडेंड आपको अच्छा मिलेगा, फ्यूचर ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी, बड़ा पैसा वेल्थ आपका अच्छा क्रिएट होगा, लेकिन हर एक जो इन्वेस्टर होता है वो उनकी हिसाब से क्वांटिटी लेता है। तो क्वांटिटी के ऊपर अगर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वालिटी ऑफ द स्टॉक भी देख रहे हो तो क्वांटिटी भी देखिए कि अगर आप अपने आयशर मोटर्स लिया तो आप कितने क्वांटिटी में शेयर्स ले रहे हो, या फिर आप एसआईपी कर रहे हो क्या, तो कितनी क्वांटिटी में कर रहे हो। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है, वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा है। तो इसका पी का एक्सपांशन अभी चल रहा है, एक्सपांशन फेज में है पी। लेकिन एक बात समझिए कि ये जो है 10 साल के मीडियन के नीचे नहीं है, 10 साल के मीडियन के अबाउ चल रहा था ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं 2023 से ये स्टॉक अभी भी पी एक्सपांशन मोड में ही चल रहा है। जैसे कि हमने बात की, प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है, थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ इनका डाउन हुआ था बीच में। आरओई की मैंने बात कर दी है ऑलरेडी, और बाकी कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी इज़ वेरी नाइस। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके हमने देखे, वो भी अच्छे आए हैं। लेकिन एक बात समझनी है कि इस अगर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं तो क्या अगले भी क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, फिर उसके बाद वो कम होती गई ऑलमोस्ट यहाँ तक। फिर उसके बाद अचानक से यहाँ पर सेल्स ग्रोथ अच्छी रही, फिर उसके बाद निगेटिव में सेल्स ग्रोथ चली गई, फिर इसके बाद मतलब एक कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ यहाँ पर कंपनी को लास्ट जो हम देख सकते हैं सितंबर से ही अच्छी कंपनी को सेल्स ग्रोथ मिली है अगर क्वार्टर्स की बात करें तो। प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो -62%, -30%, फिर उसके बाद 181%। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है वो भी अभी लास्ट 3 क्वार्टर से ही देखने को मिली है, बाकी कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें प्रॉपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर की सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो वो अच्छी रही है, लेकिन जब 2024 और 2025 अगर छोड़ देंगे तो बाकी इनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और 2016 और 2017 ये 2 साल अगर छोड़ देंगे, मतलब जो टैरिफ के साल है, जो टैरिफ के ईयर्स है वो थोड़े से परेशान करते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो यूएस में काम करती है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इनका 91 करोड़ से फिर 123 करोड़, 165, फिर यहाँ पर घटा है, फिर यहाँ पर बड़ा है, अच्छे से बड़ा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कोविड में लगता है ये 2022 में थोड़ा सा कोविड का सिचुएशन था तो फिर गिरा है, उसके बाद अभी एक्सपेंशन मोड में है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी चल रही है। कैश फ्लोज अगर देखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव में नहीं है कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा है। तो कोई भी कंपनी हो, कंपनी के ऊपर कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए। रेशोज की अगर बात करेंगे तो आरओसी की हमने ऑलरेडी बात की है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की इतनी खास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक को इग्नोर किया जा सकता है। वेल्थ क्रिएशन स्टॉक में हो सकती है, 15-20% का सीएजआर आपको 10 साल में मिल सकता है। सॉरी, 15 to 20% का सीएजआर आपको स्टॉक में मिल सकता है, लेकिन एंट्री और एग्जिट दोनों चीज़ें हैं, वो आपको टेक्निकली ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे खरीदा होता, फॉर एग्जांपल सितंबर 2021 में 326 रुपये के भाव, ठीक है, तो
सॉरी दोस्तों, अचानक से कभी कभी सीख आ जाती है। 326 रुपये के भाव में अगर ये स्टॉक आपने खरीद लिया होता तो तकरीबन 326 से लेके यहाँ तक, मतलब 2000 सितंबर अगस्त सितंबर 2021 से लेके आपका दिसंबर 2023 तक, नवंबर 2023 तक आपका स्टॉक मूव नहीं करता। मतलब उस अगर उस स्टॉक में मोमेंटम नहीं है तो उस स्टॉक में जाने का कोई फायदा नहीं है। ये सिंपली चीज, वो कंपनी कितनी भी अच्छी है, उसके फाइनेंशियल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन अगर उसमें मोमेंटम नहीं है, स्कैल्प ट्रेंड साइकिल में सिग्नल नहीं है, RSI 60 के ऊपर नहीं है, तो वो स्टॉक आपको रिटर्न नहीं दे सकता, राइट। तो अगर आपको बड़ा मूव चाहिए, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक था, तकरीबन यहाँ पे सिग्नल मिला था 104 रुपये का स्टॉक, चला गया था 400 रुपये तक। मतलब 104 रुपये के भाव पे अगर आपने 1 लाख रुपया भी डाला था तो आपके 4 लाख रुपए बन जाते यहाँ पर, विद इन ऑलमोस्ट 1 साल, 1 ईयर, 1 साल के अंदर, राइट। तो ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको खरीदना कब है। बहुत सारे लोगों को खरीदना कब है और बेचना कब है ये समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसा है कि फाइनेंशियल्स देख लेते हैं स्क्रीनर के ऊपर, फाइनेंशियल ग्रोथ देख लेते हैं, ROE ROC, अरे यार ये स्टॉक तो बढ़िया है, 10 साल रखूंगा। नहीं है, आप में उतना पैशंस नहीं होता है, जबकि होना चाहिए। लेकिन पता चलेगा कि 10 साल के बाद आपका ही भाव फिर से आ गया या फिर उतने रिटर्न्स नहीं बने, तो एक कॉशियसनेस हर एक इन्वेस्टर के पास रहता ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एंट्री कब करनी है। तो इस तरीके का सेटअप आप अपने इसमें बैठा लीजिए, अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें स्कार्प ट्रेंड साइकिल इंडिकेटर डालिए, RSI इंडिकेटर डालिए और मंथली चार्ट देखिए, लॉन्ग टर्म के चार्ट देखिए ना। डेली चार्ट में कितना नॉइज होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, वीकली चार्ट्स में नॉइज होता है। आपको एंट्री वो एग्जिट करवा के देगा, अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स खरीद के रखे हैं तो वो आपको एग्जिट करवा के देगा डेली चार्ट। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री हुई थी तकरीबन 342 के भाव पे और मेरी एग्जिट हुई थी 700 रुपये के भाव पे। ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो गया स्टॉक विद इन 1 ईयर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मंथली चार्ट आपको एक बड़ा मूव देता है। यहाँ पे तो बहुत बढ़िया मूव था, आप यहाँ पर देखोगे ना, 92 का भाव था, वो 400 चला गया, ये हमने देखा। फिर पीछे जाते थोड़ा, 2013 की बात करते, यहाँ पे आप देखिए 12 रुपए का स्टॉक था, 154 रुपये चला गया। इज इट अ चूक? और उसके बाद वो कंसोलिडेशन मोड में गया तो वैसे ही स्कार्प ट्रेंड साइकिल ने रेड सिग्नल दे दिया गया था। तो जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पर नेगेटिव में रिटर्न्स आपको बनते हुए दिखेंगे। तो तकरीबन 3 साल तक स्टॉक में पैसा ही नहीं बना लोगों का, -34%। अभी आप बताइए, अगर वो कंपनी ग्रोथ छोड़ रही है तो सबसे पहले बड़े प्लेयर्स को पता चलेगा कि ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं, अभी 2-4 क्वार्टर, 5-6 क्वार्टर इसके खराब जाने वाले हैं, तो वो पहले ही पैसा निकलना स्टार्ट कर देते कंपनी से। तो पहले ही कब पता चलेगा रिटेल इन्वेस्टर को? यहाँ पे पता चलेगा। ये सिस्टम है, ये सिस्टम अगर फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो सिर्फ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपको सिखाने के पर्पस के लिए था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।